हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब प्रॉपर स्ट्रेटजी से मेरा मतलब क्या है कि वी नीड टू हैव अ फेयर इनफ आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैब के द्वारा जो ई बुक लॉन्च की गई है, इस ई बुक को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस ई बुक के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। योर स्टेटमेंट्स वर a substandard asset is an asset which has been NPA for 24 months. For a substandard asset, a general provision of 15% on the total outstanding is required, along with the provision of additional 10% for the unsecured exposures therein. Your options were one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys, that is two only. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है बिकॉज यहाँ पे 24 मंथ्स नहीं, यहाँ पे 12 मंथ के लिए अगर कोई एसेट एनपीए रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन है। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द रिकवरी ऑफ लोन्स। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकवरी पॉलिसी ऑफ बैंक्स के बारे में। सो गाइज देखिए, जब भी रिकवरी पॉलिसीज डिजाइन की जाएंगी बैंक्स के द्वारा, तो दे नीड टू एडहेयर टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक्चुअल में आउटलाइन करता है फिलॉसफी बिहाइंड द रिकवरी पॉलिसी, या फिर किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो है वो ये रिकवरी पॉलिसीज डिजाइन की जाएंगी। सो प्रियम्बल के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लॉजेज ऑफ रिकवरी पॉलिसी के बारे में। सो व्हाट आर दी क्लॉजेज दैट नीड टू बी इंक्लूडेड जब भी रिकवरी पॉलिसी को जो है वो डिजाइन किया जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो रिकवरी पॉलिसी है दैट शुड बी बिल्ट ऑन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर्स। इसके अलावा रिकवरी पॉलिसी के जब भी डिजाइन किया जाएगा रिकवरी पॉलिसी को, वी नीड टू कीप इन माइंड कि भाई हम लोग कोर्सिव प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। कोर्सिव मतलब फोर्सफुली परसुएड करके जो प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं उनको अवॉइड करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट इज फोकसेस ऑन फेयर प्रैक्टिस फॉर डेट कलेक्शन एंड सिक्योरिटी रीपोजेशन टू बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस। सो जब भी डेट कलेक्शन या फिर सिक्योरिटी रीपोजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा, वहां पे एक फेयर प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो किया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट इज जो रीपेमेंट शेड्यूल है दैट शुड बी मेड कंसीडरिंग बोरोवर्स पेइंग कैपेसिटी, और किस तरह से जो है वो कैश फ्लो जो है वो एक कस्टमर के पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड रीपेमेंट मेथड। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि भाई इंटरेस्ट जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उस लोन पे, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, कंपाउंडेड वे में, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दीज थिंग्स शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द बोरोवर। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन फॉर द कस्टमर टू एडहेयर टू एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। सो कस्टमर से भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई जो भी रीपेमेंट का शेड्यूल था उस रीपेमेंट शेड्यूल को वो एडहेयर करेगा, मतलब उसको वो फॉलो करेगा और उसी अकॉर्डिंग रीपेमेंट्स करेगा। सो इट इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट इज एम्स एट रिकवरिंग ड्यूज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। सो रिकवरी पॉलिसी को क्या ध्यान में रख के जो है वो बनाया जाना चाहिए या फिर डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है वो ड्यूज को रिकवर करना है अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है रीपेमेंट करने से। नेक्स्ट इज recognize fairness and transparency in repossession, वैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। सो जब भी रीपोजेशन, वैल्यूएशन या फिर रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी की जाएगी, सिक्योरिटी मतलब जो भी एक इंडिविजुअल के द्वारा जब भी लोन लिया गया होगा तो उसने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे बैंक के पास दी होगी एज ए कोलेट्रल, हाइपोथिकेशन। तो जो भी सिक्योरिटी के तौर पे उसने एसेट वहाँ पे दिए गए हैं उन एसेट्स की रीपोजेशन, वैल्यूएशन, और इसके अलावा जो रियलाइजेशन की जाएगी जब वो लोन रिकवर नहीं हो रहा होगा तो उसके थ्रू जो है वो उन अमाउंट को रियलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पे जो है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है बैंक्स को। नेक्स्ट इज ऑल प्रैक्टिसेस अलाइंड विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ये जो भी हम लोगों ने रिकवरी पॉलिसी के अंदर अभी तक बात की, ये सारा जो है वो लीगल प्रोसेस के अंदर, लीगल वे के थ्रू जो है वो चैनलाइज होनी चाहिए सारी रिकवरी पॉलिसी। सो ये हम लोगों ने क्लॉजेज ऑफ रिकवरी पॉलिसी के बारे में बात की। मूविंग अहेड, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोगों को कंसीडर करना है जब भी रिकवरी पॉलिसी हम लोगों ने डिज़ाइन करनी है। तो देखिए सबसे पहले है फॉलोअप। सो कस्टमर के साथ में जो है वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक रिमाइंडर्स या फिर विजिट्स के थ्रू जो है वो फॉलोअप लेना है। नेक्स्ट इज
लीगल या फिर रिकवरी मेजर्स, जो लीगल या फिर रिकवरी मेजर्स हैं, दोज नीड नॉट टू बी इनिशिएटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द बोरोवर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीपोजिशन के बारे में। अब देखिए, रीपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर रिकवरिंग ड्यूज आफ्टर ड्यू नोटिस एज पर द लीगल प्रोविजन। सो एक ड्यू नोटिस के बाद ही जो है वो रीपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी की जा सकती है, वो भी लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रख के। नेक्स्ट वन इज वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सो देखिए, बैंक हैज द राइट टू रिकवर any remaining balance from the borrower after the property sale utilizing set off and lien on the borrower account and deposits with the excess amount returned to the borrower। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर borrower डिफॉल्ट करता है तो उस केस में जो एज ए सिक्योरिटी borrower ने जो है वो प्रॉपर्टी वहां पे दी हुई है, उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करवाने का और उसको सेल करने का जो है वो लीगल राइट एक लेंडर के पास रहता है। और उस सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिकवर होगा, अगर वो अमाउंट एक्सीड कर जाता है जितना रिकवर करना था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कस्टमर के अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिया जाएगा या फिर बोरोवर को जो है वो वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द बोरोवर टू टेक सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई बैंक जो है वो रिजॉर्ट करते हैं टू रीपोजेशन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब बैंक्स जो है वो सिक्योरिटीज की रीपोजेशन एक लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर जो है वो करते हैं। इससे पहले वो ट्राई करते हैं कि भी कैसे ना कैसे जो है वो अमाउंट को रिकवर करवाया जाए। नेक्स्ट इज जब भी बैंक ये हमारा रीपोजेशन करेंगे तो बैंक में कंसिडर रिटर्निंग द प्रॉपर्टी इफ जेन्युइन इनएबिलिटी टू पे द लोन इज डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब अगर कोई जेन्युइन डिफॉल्टर है तो उस केस में बैंक्स जो है वो जो रीपोजिशन उन्होंने की है सिक्योरिटी की, उसको वो वापस करने की, रिटर्निंग द प्रॉपर्टी, इसको वो कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकवरी प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशली इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स फ्रॉम द परसुएशन टू रीपोजिशन एंड द प्रॉपर्टी सेल। सो परसुएशन से रीपोजिशन और फिर रीपोजिशन के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करना, ये सारे स्टेप्स जो है एक सीक्वेंस में इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो है वो कैरी ऑन किए जाएंगे। एक सीक्वेंस के अंदर इनको स्ट्रक्चर किया जाएगा जो ये रिकवरी का प्रोसेस रहेगा। तो ये वाले फैक्टर्स हैं जो भी ध्यान में रखने हैं एक बैंक को जब भी वो रिकवरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा होगा बोरोवर से। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सारफेजी एक्ट के बारे में गाइस। सो देखिए, सारफेजी एक्ट क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 गाइस। सो ये जो हमारा सारफेजी एक्ट था, इसको 2002 के अंदर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया टू रिकवर द एनपी अकाउंट्स। इस सारफेजी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, नरसिम्हन कमेटी 2 और अध्युराजन कमेटी ने हाईलाइट किया कि भाई देयर इज़ अ नीड ऑफ लीगल फ्रेमवर्क अगर हम लोग अपने एनपीएस को जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, या फिर जो एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इशू अराइज हो रहा है इसको अगर हम लोग रिजॉर्ट करना चाहते हैं। अब व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सरफेसी एक्ट? फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग द रिकवरी फॉर एनपीएस। अब अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोविजन है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है गाइस कि जो इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स एक बैंक के पड़े हुए हैं उनको ट्रेडेबल लिक्विड सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट करना, उसी को क्या बोला जाता है? सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है। नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारे इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स थे इनकी रीशेड्यूलिंग करना, इनको रीस्ट्रक्चर करना, उसी को क्या बोला जा रहा है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिकॉग्निशन ऑफ एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सिक्योरिटी फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जब भी एक सिक्योर्ड लोन लिया गया होगा एक बोरोवर के द्वारा, तो अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो जो लेंडर है उसके पास एक लीगल राइट होता है टू टेक द पोजेशन ऑफ दैट सिक्योर्ड एसेट। इसी को क्या बोला जा रहा है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोला जा रहा है गाइस। नेक्स्ट इज पावर टू एनफोर्स सच सिक्योरिटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ मनी ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब ये जो सिक्योर्ड एसेट था जिसके ऊपर जो लीगल क्लेम था वो हो जाता है लेंडर का, जब भी डिफॉल्ट हम लोगों को कस्टमर के एंड से देखने के लिए मिलता है तो इस सिक्योरिटी का यूज़ किया जा सकता है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ मनी जो कि एक लेंडर जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है बोरोवर से। ठीक है, और जब भी ये रिकवरी का प्रोसेस किया जाएगा इस सारफेजी एक्ट के थ्रू तो वहाँ पे इट कैन बी डन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट गाइस। सो ये हम लोगों ने सारफेजी एक्ट के बेसिक प्रोविजंस के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एज पर द सारफेजी एक्ट। मतलब कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको सिक्योरिटीज, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सो क्लेम टू डेट और रिसीवेबल्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन नेचर।
डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज और चार्ज ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मॉर्टगेज जो ये टर्म है ये यूज़ की जाती है, हम लोगों को देखने को मिलती है जब भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जाएगा तो उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी जो है वो बैंक के पास जो है वो इसके रिगार्डिंग जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही एज ए सिक्योरिटी रख देगा बैंक के पास। तो उस केस में हम लोग मॉर्टगेज टर्म का यूज करते हैं गाइस। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज चार्जेस और हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे व्हीकल्स वगैरह रहती हैं तो उन व्हीकल्स के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो बैंक के पास रहेंगे एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोथिकेशन बोल देते हैं। मतलब अगर बोरोर डिफॉल्ट करता है व्हीकल का, जिसने व्हीकल लोन के लिए व्हीकल लोन लिया हुआ है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उस केस में जो बैंक है वो उस व्हीकल का जो है वो पोजेशन ले पाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। नेक्स्ट इज राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी फॉर डेट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो कि सिक्योरिटाइज किए जा सकते हैं एज पर द सरफेजी एक्ट गाइस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सरफेजी एक्ट। सो क्या कुछ कंडीशंस रहेंगी। सो एनपीए लोन मस्ट बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योर्ड लोन को ही जो है वो रिकवर किया जा सकेगा विद द हेल्प ऑफ सरफेजी एक्ट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड एक्सीड 1 लाख रुपीज। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी सरफेजी एक्ट के थ्रू रिकवरी की जाएगी। ड्यूज शुड बी 20% और मोर ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। द सिक्योर्ड एसेट कैन नॉट बी एन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सिक्योर्ड एसेट नहीं हो सकता है। एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स विद अ मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी आर रिक्वायर्ड जब भी सरफेजी एक्ट के थ्रू रिकवरी की जाएगी। इसके अलावा कंसोर्टियम, अब देखिए अगर मल्टीपल लेंडर्स के द्वारा जो था वो लोन्स दिए गए थे तो वहाँ पे जो लेंडर्स हैं विद एटलीस्ट 60% ऑफ द ड्यूज मस्ट एग्री फॉर द सरफेजी एक्ट 2002 एक्शन। मतलब जो मल्टीपल लेंडर्स हैं वो एटलीस्ट 60% उनके ड्यूज होने चाहिए रिकवर करने के लिए, और वो एग्री होने चाहिए कि भाई सरफेजी एक्ट के थ्रू जो है रिकवरी पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। सो ये हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब एक बार जब एक अकाउंट क्लासिफाई कर दिया गया कि भाई एनपी अकाउंट है तो सरफेजी एक्ट एम्पावर करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को एक डिमांड नोटिस इशू करने के लिए। मतलब एक डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर मॉर्टगेजर या फिर गारंटर रिक्वायरिंग देम टू डिस्चार्ज द ड्यूज विद इन 60 डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट। मतलब जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो फुल ड्यूज को जो है वो रीपे करना है बोरोवर को। नेक्स्ट इज इफ द बोरोवर रेजेज ऑब्जेक्शन, अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशन एंड मेरिट गाइज। अगर जो बोरोवर है अगर वो फेलियर उसकी एंड से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टू कंप्लाई विद द डिमांड नोटिस, तो ये अलाउ करता है कि भाई जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है दैट कैन टेक द रिकवरी मेजर्स इंक्लूडिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, मैनेजमेंट टेक ओवर, अपॉइंटिंग एनदर पर्सन एज अ मैनेजर। जो सरफेजी एक्ट है वो फैसिलिटेट करता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। आफ्टर रिसीविंग द डिमांड नोटिस जो बोरोवर मॉर्टगेजर या फिर जो गारंटर है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी सिक्योर्ड एसेट, मतलब जो उसने सिक्योरिटी के तौर पे एसेट दिया हुआ है उसको के साथ वो कोई भी जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और नाम पे विदाउट बैंक्स प्रायर रिटर्न कंसेंट। अब अगर कुछ किसी भी तरह की कॉन्ट्रावेंशन देखने के लिए मिलती हैं तो इट मे रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट और फाइन एज पर सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट गाइस। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो एक मॉर्टगेजर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सिक्योर्ड एसेट गाइस। मूविंग अहेड, अब एक बार अगर पोजीशन ले ली, टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट मस्ट बी डन बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ही पोजीशन ली जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। मूवेबल एसेट के केस में एक इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉम्प्ट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द डिस्पोजल। नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, पोजेशन ऑफ अगर हम लोगों ने मॉर्टगेज रिमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन लेनी तो उसके अंदर डिलीवरिंग अ पोजेशन नोटिस टू अ मॉर्टगेजर, मतलब बोरोवर को जो है वो एक पोजेशन नोटिस देना पड़ेगा लेंडर को, उसके बाद ही वो जो है वो पोजेशन ले पाएगा। नेक्स्ट इज बोरोवर जो है वो अप्लाई कर सकता है टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज, ठीक है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्पोज कर देगा उसकी इस एप्लीकेशन को विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्ड करेगा। अपील कैन बी मेड टू द अपीलिएट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द डीआरटी ऑर्डर। जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया अगर उससे भी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपीलिएट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है विद इन द 30 डेज ऑफ द रिसीविंग द ऑर्डर।
डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द डेट डिमांडेड, बट उससे पहले उसको जो है 50% डेट को डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि डिमांड किया गया था उस नोटिस के थ्रू। नेक्स्ट इज, अब कंपनसेशन विल बी रिक्वायर्ड इफ पोजेशन इज रॉन्गफुली टेकन, अगर गलत तरीके से पोजेशन लिया गया है तो कस्टमर को वहां पे जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर पोजेशन, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है that obtains the valuation from the approved valuer, fixes the reserve price in consultation with the secured creditor, और एक 30 डेज का जो है वो सेल नोटिस सर्व कर दिया जाएगा टू द बोरोवर गाइस। अब जो मॉर्टगेजर है दैट कैन पे द ड्यूज एंड रिडीम द प्रॉपर्टी बिफोर द नोटिस फॉर द पब्लिक ऑक्शन। अगर एक बार पब्लिक ऑक्शन के लिए नोटिस निकाल दिया गया तो उसके बाद फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा, रिडीम नहीं कर पाएगा अपनी प्रॉपर्टी को, बट उससे पहले जो है वो रिडीम कर सकता है प्रॉपर्टी को बाय पेइंग द ड्यूज गाइस। द ई ऑक्शन इज कंपलसरी फॉर द पब्लिक सेल्स थ्रू सरफेजी। ई ऑक्शन को कंपलसरी माना गया है सरफेजी एक्ट के अंदर, अनलेस द बुक आउटस्टैंडिंग और द फोर्स सेल्स वैल्यू इज लेस देन ₹5,00,000। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी और ई ऑक्शन जो है वो किस तरह से कंपलसरी बना दी गई है अंडर द सरफेजी एक्ट गाइस। सो नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ई ऑक्शन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंपलसरी ओनली इफ द वैल्यू इज लेस देन 1,00,000 रुपीज, 2,00,000, 5,00,000 या फिर 10,00,000 रुपीज। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी प्रिपरेशन तो आप लोग एडुटैप के द्वारा ये जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट की कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करें तो यू कैन यूज दिस कोड JIB75, जहां से आप लोगों को 75% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।